हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है और कल मैंने आपको बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को सामुद्रिक मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो आज पुर्तगालियों से रिलेटेड इस वीडियो में सिर्फ पुर्तगालियों से रिलेटेड ही चीजों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो पुर्तगालियों से संबंधित जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपसे इस टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। और आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लें ताकि चीजों को सीक्वेंस वाइज समझने में आपको आसानी होगी। और जो भी बात मैं बोलूं आप इसे पेन कलम के साथ एक बैठें लेकर, ताकि जो जो आपको फैक्ट नजर आए जो कि बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ उसे भी आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में ईस्वी में हुई और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1961 ईस्वी में यहां से गई, मतलब सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई। आपको पता है फ्रेंड्स कि यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार है वह प्राचीन काल से ही चलते आ रहे थे। और प्राचीन काल में जो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था वह स्थल मार्ग से होता था। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लेंगे कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार क्या हुआ 1453 ईस्वी में। जब यहां पर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि अब जो यूरोप वासी अगर कोई एशिया में व्यापार करने के लिए आएंगे तो उसे टैक्स देना पड़ता था। तो यूरोपियों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मार्ग की खोज कर ली जाए ताकि हमें टैक्स भी ना देना पड़े और हमारा व्यापार भी अच्छा खासा चलता रहे। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया कि समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू किया। तो इस समुद्री मार्ग की खोज में दो देशों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक पुर्तगालियों ने, दूसरा स्पेन ने। पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला ने यात्रा के लिए बहुत ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया। तो पुर्तगाली यात्री एक थे बार्थोलोमियो डियाज, जो 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए निकले। लेकिन वो पुर्तगाल से चले और अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचे। और इस बिंदु पर जब पहुंचे तो इनका नाम इन्होंने केप ऑफ गुड होप रखा। क्या रखा? केप ऑफ गुड होप, उत्तमासा अंतरिक्ष। लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ पाया तो पुनः बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल वापस लौट गया। जब ये देखा कि पुर्तगाली खोज करने के लिए जा रहे हैं तो स्पेन भी कहां पीछे रहने वाला, तो उसने इटली के जो एक निवासी थे कोलंबस को उन्होंने तैयार किया समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। लेकिन 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो चूंकि भारत जो है एशिया यूरोप के पूर्वी भाग में है तो वो रास्ता भटक जाने के कारण वह पूर्वी भाग ना जाकर वह पश्चिमी भाग पहुंच गया और वो कहां चला गया? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका गया तो वहां ने उसने उस जगह का नाम नई दुनिया रखा। नई दुनिया इसलिए क्योंकि इसके पहले यूरोपियों की जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कोलंबस भी फेल हो गया भारत पहुंचने में और बार्थोलोमियो डियाज भी फेल हो गया। एक चीज याद रखना कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था, लेकिन अमेरिका का नाम अगर पूछे अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर, तो अमेरिका का नामकरण इटली के निवासी अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर पुर्तगाल से चला और उसी बार्थोलोमियो डियाज के पथ का अनुसरण करते करते केप ऑफ गुड होप पहुंचा और यहां से फिर वह आगे बढ़ा और अरब सागर होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहां? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहीं पर एक जगह है कप कडाबू पर उन्होंने अपना जहाजी बेड़ा उतारा वास्को डी गामा। और जब वास्को डी गामा रास्ते केप ऑफ गुड होप से जा रहा था तो रास्ते में ही उसे एक अब्दुल मुनीद नामक व्यापारी मिला था। अब्दुल मुनीद ने ही उसे पथ प्रदर्शक का काम किया, मतलब उसके लिए रास्ता बताने का काम किया। किसको? वास्को डी गामा को, जिसकी सहायता से यह पहुंचा तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहां? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो यहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अब चूंकि अरब वासियों का व्यापार एशिया के साथ पहले से हो रहा था तो जब यहाँ पे वास्को डी गामा आए तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत में आए तो उसका स्वागत तो जमोरिन ने किया था, तो विरोध किसने किया था? तो अरब के व्यापारियों ने किया था। क्यों किया था?
किसने किया था? अरब के व्यापारियों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ समय व्यतीत करने के बाद वास्को डी गामा, देखो हर एक जगह का ना एक चीज फेमस, जैसे आगरे का पेठा, मथुरे का पेड़ा, कुछ तो इसी प्रकार इन्होंने देखा कि यहाँ के मसाले बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो कुछ दिन व्यतीत करने के बाद जब ये वापस पुर्तगाल जाने लगा तो इन्होंने काली मिर्च और कुछ मसाले यहां से खरीद के ले गया पुर्तगाल। और जब उन्होंने यूरोपीय मार्केट में वास्को डी गामा ने बेचा तो जितने में खरीदा उससे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। जब 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ तो ये बात पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बन गया। सबको लगा कि नहीं, कि भारत के साथ हमें भी जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। तो इसी सब चीजों के सेंस में और भी जो यूरोपीय वो प्रोत्साहित हुए भारत में व्यापार करने के लिए। तभी तो आपके एक उसके बाद एक एक करके पुर्तगाली भारत में आने, एक एक करके यूरोपीय भारत में आने लगे। पुर्तगाली आए तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे सारे यूरोपीय वासी यहाँ पे आने लगे। तो वास्को डी गामा क्या हुआ? 1498 ईस्वी में आया। तो पूछेगा पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत पहुंचा था वो कौन था? वास्को डी गामा। और दूसरा पूछे तो अल्वेज केब्राल। अल्वेज केब्राल कब आया था भारत? 1500 ईस्वी में। ठीक है, और अल्वेज केब्राल ने ब्राजील की खोज की थी। तो पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था कौन था? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में। और दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्वेज केब्राल। ठीक है फ्रेंड्स, और वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। पहली बार वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया, दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया, और तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वास्को डी गामा पे ये तीनों क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे। उसके बाद जब वास्को डी गामा मतलब जब पुर्तगाली यहां पे रहने लगे, व्यापार करने लगे, तो उन्होंने क्या किया? अब किसी का देखो व्यापार बढ़ जाता है तो अब सामान रखने के लिए तो जगह चाहिए। तो उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पुर्तगालियों ने जो पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की 1503 ईस्वी में की। कब की? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1503 ईस्वी में की। कहां पे की? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सूरत। नहीं, सूरत में नहीं की थी। कहां पे की थी? केरल के कोच्चि में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना केरल के कोच्चि में स्थापित की, और दूसरी 1505 ईस्वी में कुन्नूर में स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ? जब फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी और अब इनका व्यापार भी अच्छा खासा चलने लगा, तो इनको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया? गवर्नर का पद लाया पुर्तगालियों ने। तो पूछा जाता है कि पुर्तगाली गवर्नर का पद कब आया? तो 1505 ईस्वी में। तो 1505 ईस्वी में जो गवर्नर का पद है उसमें पहला जो गवर्नर था वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा का बनाया गया। किसको बनाया गया? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को से ये मत समझिएगा कि ये फ्रांस का है, नाम है इसका फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। इसका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने क्या किया? जब वो यहां पर आया तो इन्होंने सामुद्रिक शक्ति पर एकाधिकार करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया? भारत के जो दक्षिण में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में इन्होंने एक नीति लाई थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर नीति इसने लाया था। ब्लू वाटर नीति के अंतर्गत क्या था कि अब कोई भी पुर्तगाली छोड़कर कोई भी यूरोपीय या अन्य कोई भी अगर यहाँ पे व्यापार करना चाहेगा इस हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो उससे पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो इन्होंने पूछेगा आपसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने। कहां पे? हिंद महासागर के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आप समझ गए। अब देखो, अब चूंकि पुर्तगालियों से इजाजत लेनी पड़ती थी तो यहाँ का जो यहाँ पे पहले से ले रहा है, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो इसी सेंस में क्या हुआ? आगे जाकर 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा और मुस्लिम नौसैनिक संगठन के बीच युद्ध छिड़ गया। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध। एक तरफ मुस्लिम नौसैनिक बेगड़ा था जिसमें मिस्र की सेना, तुर्की सेना और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा थे, और एक तरफ फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा थे। तो इसमें अल्मोड़ा की हार हुई। जब अल्मोड़ा की हार हुई तो अल्मोड़ा का वापस पुर्तगाल बुला दिया गया। ठीक है, वापस पुर्तगाल उसको भेज दिया गया, और उसके स्थान पर अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी के समय पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, क्योंकि ये बहुत चालाक निकला। जब ये यहाँ पे आया तो इन्होंने देखा कि
अब तो व्यापार तो हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है, अब जो है ना साम्राज्य का भी विस्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने अब शासन की नीति धीरे धीरे अपनानी शुरू की। क्योंकि देखो अब जैसे कोई क्षेत्र है हमारा, कोई क्षेत्र है, तो वहां से हमें चीजें खरीदनी पड़ती है, लेकिन अगर मैं उसको अपने कब्जे में कर दूं तो वो तो हमारा ही, हमें तो किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित करना शुरू किया और वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। अब इन्होंने कहा कि पुर्तगाल के जो लोग हैं वो भारत की स्त्रियों से शादी विवाह रचाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कि रिश्तों को कितनी अहमियत दी जाती है। अब कोई दामाद बनेगा तो उसके ऊपर तो हथियार चलाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ रिश्तों को बहुत अच्छे से इमोशनली, मतलब इन्होंने समझा कि यहाँ पे रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व दिया था, और खास करके अगर वो रिश्ता दामाद का हो तो उसकी तो एक बात ही अलग हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, कृष्णदेव राय से, जो विजयनगर के शासक, उन्होंने उससे मैत्री संबंध स्थापित किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वैवाहिक नीति भी किसने शुरू किया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, किसने, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से, किससे, यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, ठीक है। तो उसके बाद 1515 ईस्वी में क्या हुआ, प्रथम 1515 ईस्वी में गोवा में एक चर्च का, प्रथम चर्च का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था, सेंट जेवियर चर्च। तो पूछा जाता है कि पहले चर्च का निर्माण 1515 ईस्वी में, प्रथम चर्च का निर्माण कहां पे हुआ था, गोवा में, उसका नाम क्या था, सेंट जेवियर चर्च, ठीक है फ्रेंड्स। और नीनो डी कुन्हा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1515 से जो 1529 के बीच ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जिसके बारे में कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ी है, तो हम उसी बिंदु को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में रिलेटेड है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल कब है फ्रेंड्स, 1529 से 1538 तक। कब है, 1529 से 1538 तक। नीनो डी कुन्हा ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था कि पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कोचीन हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी फ्रेंड्स, कोचीन हुआ करती थी। तो 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन के बदले गोवा को बनाया। कब बना, तो गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बनी, 1530 में। किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने। उसके पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहां थी, तो कोचीन थी, ठीक है। और नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि एक बहादुर शाह थे, गुजरात के शासक, ये वो वाला बहादुर शाह नहीं है मुगल वंश का, ये गुजरात के शासक बहादुर शाह से समुद्र में मुलाकात किए और धोखे से उसकी हत्या करके बसीन और साल से द्वीप पर अधिकार कर लिया था इसने, नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है फ्रेंड्स। और नीनो डी कुन्हा के बाद अब एक टर्म आता है, कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, मैगलन। मैगलन भी क्या था, एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री। पूछा जाता है कि पूरे विश्व का समुद्री मार्ग से भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो मैगलन है। कौन है फ्रेंड्स, मैगलन। मैगलन का जो यात्रा का समय था वो 1519 से 1521 ईस्वी तक था, और इसने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और पुर्तगाली जो आए, तो पुर्तगाली जो हमारे यहाँ पे, तो पुर्तगालियों की बहुत सारी देन भी थी, जैसे कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था पुर्तगालियों ने ही हमारे यहाँ पे लाया था। कार्टेज व्यवस्था मतलब लाइसेंसिंग प्रणाली, व्यापार करने के लिए जो अनुमति लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं वो। और तंबाकू की खेती, आलू की खेती और मकई की खेती, ये सारे भारत में किसने शुरू किया, पुर्तगालियों ने शुरू किया। और तंबाकू की खेती, आलू और मकई की खेती को लाया कहां से, तो मध्य अमेरिका से लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। जहाज निर्माण का और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी किसने की थी, पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि पुर्तगालियों का जो मूलतः जो उपनिवेश था वह गोवा, दमन और द्वीप था। कौन था, गोवा। ऐसे तो केरल के क्षेत्र में थे, लेकिन लास्ट तक जो पुर्तगाली यहाँ पे बने रहे वो गोवा पे बने रहे, दमन और द्वीप पे बने रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो गोवा को क्या क्या आजादी के बाद तक भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। तो गोवा को कब आजाद मुक्त किया गया, 1961 ईस्वी में। कब किया गया, 1961। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। तो गोवा को कब मुक्त कराया गया, पुर्तगालियों से 1961 में। किससे मुक्त कराया गया, तो पुर्तगालियों से। आपको 12वें संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। जब गोवा को 1961 में आजाद कर लिया गया तो 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो गोवा को, उस टाइम गोवा पूर्ण राज्य नहीं था, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा दिया गया, ठीक है, जो तब गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा तो 19 दिसंबर
और गोवा स्थापना दिवस पूछेगा तो 30 मई, ठीक है, 30 मई 1987 को, ठीक है फ्रेंड्स। और पुर्तगालियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने फादर लुई को विजयनगर एवं कुन्नूर में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कृष्णदेव राय से अनुमति मांगी थी और कृष्णदेव राय ने इससे अनुमति दे भी दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुर्तगालियों ने क्या क्या काम किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स।